हेलो दोस्तों। तो हम लोग का ये आज पार्ट 4 होने वाला है चैप्टर नंबर 11 का। तो इसमें हम लोग पिछले में क्या देख लिए थे, उस पिछले वीडियो में भूमिज विद्रोह के बारे में देखे थे जो 1832 से 1833 तक चला था। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो भूमिज विद्रोह 1832 से 1833, ठीक है। कब? भूमिज विद्रोह 1832 से 33। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। तो भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा क्या कहा जाता था? चुआड़ कहा जाता था। यह विद्रोह सिंहभूम, ढालभूम, वीरभूम तक विस्तारित था, ठीक है। भूमिज विद्रोह सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम, देखिए वीरभूम को पूछा हुआ भी है। तो सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम तक ये विद्रोह भूमिज विद्रोह फैला हुआ था, ठीक है। सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम तक भूमिज विद्रोह फैला हुआ था। सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम तक भूमिज विद्रोह फैला हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस क्षेत्र को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के क्षेत्र को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। किसके द्वारा? गंगा नारायण द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। किस विद्रोह को? तमाड़ विद्रोह को, ठीक है। गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। तमाड़ विद्रोह को, किस विद्रोह को? गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। तो तमाड़ विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। गंगा नारायण के हंगामा की संज्ञा दी जाती है। भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस क्षेत्र को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अतः इस विद्रोह को, देखो गंगा नारायण के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, इस चलते इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस क्षेत्र को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह की 1832 ईस्वी को हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। किसकी हत्या? तो माधव सिंह। तो गंगा नारायण ने बदला लेने के लिए क्या किया कि गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया। किसको संगठित किया था? गंगा नारायण भूमिज को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह की 1832 को हत्या कर दी गई। दीवान माधव सिंह की हत्या 1832 में गंगा नारायण के द्वारा की गई, ठीक है। 1832 में, क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, डेट पूछा हुआ है। 1832 में माधव सिंह की हत्या भूमिजों के द्वारा, गंगा नारायण भूमिजों के द्वारा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भूमिज विद्रोह का आगाज हुआ। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिला था। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने किसका? गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया। चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काट के कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को 5000 रुपये का इनाम मिला। तो खरसावां के ठाकुर किसने? चेतन सिंह ने। चेतन सिंह किसका सर काट के विल्किंसन को भेजा था? गंगा नारायण का, ठीक है, गंगा नारायण का। तो गंगा नारायण का भी क्या लिखे थे हम लोग कि भूमिज विद्रोह संचालित ढालभूम भूमिज द्वारा संचालित ढालभूम के इस क्षेत्र को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती थी। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह की 1832 में हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हुआ। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया।
खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ठाकुर, ठीक है, चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सिर काटकर विल्किंसन को भेज दिया, जिसके लिए उसको इनाम में 5,000 रुपये मिले। गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया, ठीक है। गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया, भूमिज विद्रोह का, ठीक है। तो भूमिज विद्रोह का अंत कैसे हुआ? गंगा नारायण की मृत्यु के बाद। भूमिज विद्रोह का अंत गंगा नारायण की मृत्यु के बाद। भूमिज विद्रोह का अंत गंगा नारायण की मृत्यु के बाद हुआ। इस विद्रोह के दौरान गंगा नारायण के द्वारा जब किसी को मारने का आदेश दिया जाता था तो घाट पार करो मुहावरा का प्रयोग किया जाता था। देखिए क्या है कि भूमिज विद्रोह के दौरान गंगा नारायण के द्वारा जब किसी को मारने का आदेश दिया जाता था तो उस समय एक मुहावरा का प्रयोग किया जाता था, जिसका नाम जो उसको कहते थे घाट पार करो, ठीक है। घाट पार करो करके एक मुहावरा था, वो कहा जाता था। इस विद्रोह के दौरान गंगा नारायण के द्वारा जब किसी इस विद्रोह के दौरान गंगा नारायण के द्वारा जब किसी को मारने का आदेश दिया जाता था तो घाट पार करो मुहावरा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, भूमिज विद्रोह के समय। तो ये जो हमारा मुहावरा है घाट पार करो, ये किस विद्रोह में प्रयोग हुआ है? भूमिज विद्रोह में, ठीक है ना, ध्यान देना है, भूमिज विद्रोह में। भूमिज विद्रोह का इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम वीरभूम क्षेत्र तक में था, पूछा हुआ है। तो भूमिज विद्रोह का विस्तार जो था मुख्यतः सिंहभूम और वीरभूम क्षेत्र में था, सिंहभूम और वीरभूम क्षेत्र में था, ठीक है, याद रहेगा। तो भूमिज विद्रोह का मुख्यतः प्रसार जो था वो सिंहभूम और वीरभूम क्षेत्र में था, सिंहभूम और वीरभूम में था, सिंहभूम वीरभूम में था। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः मतलब भूमिज विद्रोह का प्रसार सिंहभूम और वीरभूम क्षेत्र में था, ठीक है। पोटोहो का विद्रोह 1837, पोटोहो, ठीक है, पोटोहो का विद्रोह कब हुआ? 1837 में, ठीक है। डेट को याद रखना है, पूछ भी सकता है, क्या कि बहुत सारा डेट पूछा है तो जरूरी थोड़ी है कि जो पूछा है वही पूछे, बार बार अलग भी पूछ सकता है। तो पोटोहो का विद्रोह 1837 में, पोटोहो 1837, ठीक है, पोटोहो 1837, ठीक है, पोटोहो 1837। गंगा नारायण के सिर काट के कौन विल्किंसन को भेंट किया था? जो चेतन ठाकुर चेतन सिंह, 5,000 रुपये उसको इनाम मिला था। पोटोहो का विद्रोह 1837, ठीक है, पोटोहो का विद्रोह जो था वो 1837 में, पोटोहो का विद्रोह 1837। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर किया गया आक्रमण था। तो पोटोहो का विद्रोह जो था वो 1837 में जो हुआ, देखिए पोटोहो का विद्रोह 1837, इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर किया गया आक्रमण था, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर किया गया आक्रमण था। तो इस विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा, किस विद्रोह का प्रमुख कारण? तो पोटोहो विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण किया गया था। तो यही सबसे मेन कारण था पोटोहो का विद्रोह का, कि अंग्रेज लोग सिंहभूम पर आक्रमण कर दिए थे। इस विद्रोह का नेतृत्व पोटोहो द्वारा किया गया था, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पोटोहो के द्वारा। पोटोहो का विद्रोह का नेतृत्व पोटोहो द्वारा किया गया था। पोटोहो का विद्रोह का नेतृत्व पोटोहो के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग व टिकेल के नेतृत्व में सैनिकों का एक जत्था 1937 की जत्था की ओर भेजा। ये शायद कुछ गलत लग रहा है, तो ये क्या है? इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग
व टिकेल, आर्मस्ट्रॉन्ग और टिकेल के नेतृत्व में सैनिकों का एक जत्था 1937 में सिंहभूम की ओर भेजा। ठीक है, यहाँ पे सिंहभूम होगा, सिंहभूम सिंहभूम की ओर भेजा। ठीक है, 1837 में छूट गया था। तो इस विद्रोह के दौरान, किस विद्रोह के दौरान? पोटोहो का विद्रोह 1837, पोटोहो का विद्रोह 1837। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किसको भेजा था? कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग और टिकेल। तो आर्मस्ट्रॉन्ग और टिकेल, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग होता है वही लास्ट तक किसी भी कंपटीशन या फिर किसी भी, मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में टिकता है। ठीक है, आर्म स्ट्रॉन्ग टिकेल, तो आर्म जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा वही टिकेगा मुकाबला में। ऐसे करके देख लीजिए, मुक्के, मान लीजिए कि मुक्केबाजी का लड़ाई हो रहा है, तो जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग रहेगा वही टिकेगा। तो आर्म स्ट्रॉन्ग टिकेल, दो नाम याद हो गया ऐसे, आर्म स्ट्रॉन्ग और टिकेल। आर्म स्ट्रॉन्ग हो गया, टिकेल हो गया, टिकेगा। तो इस विद्रोह, कौन सा विद्रोह? पोटोहो का विद्रोह जो था वो अंग्रेज़ों ने, मतलब विद्रोह अंग्रेज़ों ने किसको? तो कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग और टिकेल के नेतृत्व में सैनिकों का एक जत्था 1937 में सिंहभूम की ओर भेजा। 1937 में कहाँ? सिंहभूम की ओर भेजा। ठीक है, 1937 में सिंहभूम की ओर भेजा। किसने? अंग्रेज़ों ने। पोटोहो के विद्रोह के समय आर्मस्ट्रॉन्ग, टिकेल के नेतृत्व में सैनिकों का एक जत्था सिंहभूम की ओर 1937 में भेजा। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर पॉल स्टूमर, नीदरलैंड। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर पॉल स्टूमर, ठीक है, डॉक्टर पॉल स्टूमर, नीदरलैंड। इन्होंने पोटो सरदार पर शोध कार्य किया है, जिसकी जानकारी उनकी पुस्तक ए लैंड ऑफ देयर ऑन से मिलती है। तो इन्होंने, किसने? डॉक्टर पॉल स्टूमर, ठीक है, पॉल स्टूमर, ठीक है, याद रखना नाम क्या है? पॉल स्टूमर, नीदरलैंड के। ठीक है, पॉल स्टूमर, ठीक है। तो पॉल स्टूमर ने इन्होंने पोटो सरदार पर शोध कार्य किया। ठीक है, जिसकी जानकारी, पॉल स्टूमर ने पोटो सरदार पर जो शोध कार्य किया उसका जानकारी जो है उनकी पुस्तक ए लैंड ऑफ देयर ऑन में मिलती है। तो यही कहाँ, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि ए लैंड ऑफ देयर ऑन ये किसका बुक है? तो पॉल स्टूमर का। ए लैंड ऑफ देयर ऑन, पॉल स्टूमर। ठीक है, ए लैंड ऑफ देयर ऑन किसका बुक है? पॉल स्टूमर का। ए लैंड ऑफ देयर ऑन, पॉल स्टूमर का। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो पोटो सरदार की। ठीक है, पोटो सरदार का। पोटोहो के विद्रोह के दौरान तीर प्रतीक चिन्ह था। पोटोहो के विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह क्या था? तीर था। ठीक है, तीर जो था वो प्रतीक चिन्ह था। पोटोहो के विद्रोह के दौरान तीर प्रतीक चिन्ह था, ध्यान में रहेगा। तो पोटोहो के विद्रोह के दौरान तीर जो था वो प्रतीक चिन्ह था, जिसे हो गांव के शौर्य के रूप में पूरे गांव में घूमकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया। ठीक है, तो पोटोहो के विद्रोह के दौरान तीर जो था वो प्रतीक चिन्ह था, जिसे हो गांव के शौर्य के रूप में, किस गांव के? हो गांव के शौर्य के रूप में पूरे गांव में घुमाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया। यह तीर मंगी नायक ने पोटो सरदार को दिया था। मंगी नायक ने पोटो सरदार को ये तीर दिया था। ठीक है, मंगी नायक ने पोटो सरदार को तीर दिया था। मंगी नायक ने पोटो सरदार को ये तीर दिया था, याद रहेगा। मंगी नायक ने पोटो सरदार को ये तीर दिया। ठीक है, मंगी नायक ने पोटो सरदार को ये तीर प्रदान किया था। तो पोटोहो के विद्रोह के दौरान तीर प्रतीक चिन्ह था, जिससे हो गांव के शौर्य के रूप में पूरे गांव में
घुमाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया। ये तीर मंगी नायक ने पोटो सरदार को दिया था। ये जो तीर था वो मंगी नायक ने पोटो सरदार को दिया था। पोटो सरदार का जानकारी किस बुक में मिलती है? ए लैंड ऑफ देयर ऑन में मिलती है, जिसके लेखक कौन थे? पाल स्टूमर। ठीक है, पाल स्टूमर नीदरलैंड के, ध्यान देना है। तो इस विद्रोह के पश्चात कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। कौन से विद्रोह के दौरान? पोटोहो के विद्रोह के दौरान कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन हुआ। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन हुआ। पोटोहो के दौरान जो था वो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन हुआ, याद रहेगा। तो पोटोहो के दौरान कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया था तथा इस क्षेत्र में 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल लागू किया गया। ठीक है, इस क्षेत्र में पोटोहो में विल्किंसन रूल लागू किया गया। 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया गया था पोटोहो क्षेत्र में। इस विद्रोह के पश्चात कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किस विद्रोह के समय हुआ? तो पोटोहो विद्रोह, याद रखना है। पोटोहो विद्रोह के समय में कोल्हान गवर्नमेंट का जिक्र हुआ है, गठन हुआ है। ठीक है, पोटोहो विद्रोह के समय में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया था तथा इस क्षेत्र में 1837 ईस्वी में, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल लागू किया गया। 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया गया। 1837 में इस क्षेत्र में पोटोहो क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया। ठीक है, 1837 में। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के गठन का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जाता है कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन का श्रेय। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के गठन का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन विल्किंसन। तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का जो गठन है किस विद्रोह के पश्चात हुआ? तो ये पोटोहो विद्रोह के समय कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया गया। इसी क्षेत्र में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के गठन का श्रेय कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जाता है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के गठन का श्रेय कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के गठन का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जाता है। चलिए अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि संथाल विद्रोह आ चुका है। ये विद्रोह मतलब इसका डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना पड़ेगा आपको, थोड़ा लंबा जाएगा ये विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का सबसे पहले तो डेट देख लीजिए, एक ही साल का है, 1855 से 56। ठीक ना, 1855 से 56 क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम स्टार मार्क लगा हुआ है डेट के साथ। तो संथाल विद्रोह का शुरुआत 1855 से 56 तक, 1855 से स्टार्ट हुआ, 56 तक चला। संथाल विद्रोह 1855-56, संथाल विद्रोह 1855-56। ठीक है, याद रहेगा। संथाल विद्रोह जो है वो कब से कब तक चला? तो 1855 से लेकर 56 तक, 1855 से 56 तक। इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, क्या है, सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ, ये विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हुल, संथाल, सिद्धू कानू का विद्रोह, हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह और सिद्धू कानू का विद्रोह। हुल, संथाल और सिद्धू कानू का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसको? संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल और सिद्धू कानू का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कानू का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्रांति, बगावत होता है। हुल का मतलब क्या होता है संथाली भाषा में? क्रांति या बगावत। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है,
तो पूछा हुआ है तो इसको याद कर लेना अच्छे से। तो हुल का अर्थ क्या है? क्रांति या फिर बगावत। हुल का मतलब क्रांति नहीं, किसी को हुल देना होता है, इसका मतलब तुम क्रांति करना चाह रहा है, किसी के साथ बगावत कर रहा है। तो हुल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत, ठीक है। तो इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। एक तमाड़ विद्रोह था, वो भी खूनी विद्रोह था, ठीक है। और संथाल विद्रोह है, इसको भी खूनी विद्रोह कहा जाता है। याद रखना है कौन कौन सा विद्रोह क्या क्या बताया है, भुलाना नहीं है। तो संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन कहा गया है? संथाल विद्रोह को। किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति कहा गया है? संथाल विद्रोह को, ठीक है। तो संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन संथाल विद्रोह को कहा गया है। इसे खूनी विद्रोह भी कहा गया है संथाल को, ठीक है, याद रहेगा। तो फिर से इसको देखिए कि क्या बोल रहा है कि इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स, क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। तो अभी तो हम बताएं कि ये जन क्रांति भी कहा गया है संथाल विद्रोह को, फिर मुक्ति आंदोलन भी कहा गया है संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम जन क्रांति तथा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में, कौन से बुक में? नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ये ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में, कार्ल मार्क्स का पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। आगे देखिए, तो क्या है कि LSSO ठीक है, LSSO मूले, ठीक है, ठीक है। LSSO मूले ने इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। तो अरे यार, ये हवा बहुत चल रहा है। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है, ठीक है, याद रहेगा। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। तो ये याद रहेगा। एक बार और इसको देख लेते हैं पूरा संथाल विद्रोह को, अभी तो आगे भी बहुत देखना है। तो इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिद्ध कानू विद्रोह भी कहा जाता है। जनजातीय भाषा में हुल विद्रोह का क्या अर्थ है? क्रांति या फिर बगावत। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। जन क्रांति या फिर मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इसे खूनी विद्रोह भी कहा गया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, किसने? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है।
संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। LSSO मूले नाम याद रखना है। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ कहा है, मुठभेड़ की संज्ञा दी है। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ठीक है, संथाल विद्रोह को सिद्धू कान्हू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तीनों नाम पूछा हुआ है। ठीक है, संथाल विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया संथाल विद्रोह। ये सब आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 में इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, तब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। ठीक है, 30 जून 1855 को ठीक है, भोगनाडीह गांव में, किस गांव में? भोगनाडीह गांव में, नाम याद रखना है। 30 जून 1855 डेट 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांव के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की। ठीक है, एक सभा की जिसमें क्या हुआ कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये नारा था उनका। और ये नारा के बाद उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो ये जो नारा है, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, किस विद्रोह का? संथाल विद्रोह का। ठीक है, भोगनाडीह 30 जून 1855 डेट याद रखना है, गांव का नाम याद रखना है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, हूल दिवस। ठीक है, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रहेगा, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो आपको तो पता है कि इस विद्रोह को प्रारंभ जो किया था सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने ही प्रारंभ किया था। तो इस विद्रोह में सिद्धू को राजा बनाया गया, संथाल विद्रोह में सिद्धू को, कान्हू को मंत्री बनाया गया। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे। ठीक है, तो सिद्धू को राजा बनाया गया संथाल विद्रोह में, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया। ठीक है, और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो ये याद रहेगा, ये सब इनका पोस्ट याद रखना है, पद याद रखना है कि सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ।
तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ जो था वो संथाल परगना क्षेत्र से हुआ। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा यह धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। तो संथाल विद्रोह धीरे धीरे संथाल परगना से हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर में विस्तृत हो गया। हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर में विस्तृत हो गया। हजारीबाग हुआ, वीरभूम होगा, फिर छोटा नागपुर में विस्तृत हुआ। हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर में, हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर में विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व क्या है? लुबाई या फिर लुबिया मांझी, भैरव या फिर बेरू मांझी व अर्जुन मांझी तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। इतना सारा नाम है, कंफ्यूजन होगा, पता है हमको। तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लुबाई या फिर लुबिया। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, लुबाई बोलिए या फिर लुबिया बोलिए। तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबिया मांझी ने किया। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में लुबिया मांझी ने किया। ठीक है, भैरव मांझी ने किया, अर्जुन मांझी ने किया। लुबिया, भैरव, अर्जुन। ठीक है, लुबिया, भैरव, अर्जुन, ठीक है, मांझी ने किया। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लुबिया मांझी, भैरव मांझी, अर्जुन मांझी। और वीरभूम में तो कहाँ फैला हुआ था? हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर। तो संथाल विद्रोह को हजारीबाग में नेतृत्व प्रदान किया लुबिया मांझी, भैरव मांझी और अर्जुन मांझी ने। वीरभूम में गोरा मांझी ने। ठीक है, वीरभूम में किसने? गोरा मांझी ने किया। वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। ठीक है, लुबिया मांझी, भैरव मांझी, अर्जुन मांझी और वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। वीरभूम में किसने किया? तो गोरा मांझी ने किया। गोड्डा में विद्रोह का नेतृत्व चाणकू महतो के द्वारा किया गया। चाणकू महतो के द्वारा गोड्डा में। तो गोड्डा में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चाणकू महतो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोड्डा में संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? चाणकू महतो थे। ठीक है, गोड्डा में संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता चाणकू महतो थे, जिनको 1850 में फांसी दी गई। चाणकू महतो, ठीक है, चाणकू महतो जिनको 1850 में फांसी दी गई। 1850 में फांसी दी गई। ठीक है, चाणकू महतो को 1850 में फांसी दी गई, जो कहाँ के नेतृत्वकर्ता थे? कहाँ से थे ये? गोड्डा में संथाल विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? लुबिया, भैरव, अर्जुन मांझी। ठीक है, और वीरभूम में गोरा मांझी। गोड्डा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चाणकू महतो। ठीक है, 1850 में इनको फांसी दे दी गई। विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का नाश नामक एक नारा भी दिया गया। तो इस विद्रोह के दौरान, संथाल विद्रोह के दौरान, ठीक है, संथाल विद्रोह के दौरान एक नारा दिया गया। इसमें जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का नाश, ये एक नारा है। तो ये नारा किस विद्रोह में हुआ? किस विद्रोह में दिया गया? संथाल विद्रोह में ये नारा दिया गया, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश। ठीक है, आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुंडू ने किया। ठीक है, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन किसने किया? शाम टुंडू ने। ठीक है, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन किसने किया? शाम टुंडू ने किया। याद रहेगा, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुंडू ने किया। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुंडू ने। ठीक है, सौ से संथाल, सौ से शाम, ऐसे कर सकते हैं। तो संथाल विद्रोह, संथाल, ठीक है, संथाल नहीं है, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन किसने किया? शाम टुंडू ने किया था। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुंडू ने किया था। इस विद्रोह के दौरान जमींदार की हवेली को जलाया गया व चार्ल्स मासिक की कदमसिर स्थित
नील कोठी पर भी हमला किया गया। किसके कोठी पर हमला किया गया था? तो चार्ल्स मासेक, ठीक है, चार्ल्स मासेक। तो संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन साम टुंडू ने किया था। इस विद्रोह के दौरान जमींदार की हवेली को जलाया गया। तो संथाल विद्रोह के दौरान जमींदार की हवेली को जलाया गया और चार्ल्स मासेक की कादमसिर में स्थित नील कोठी पर भी हमला किया गया। ठीक है, नील कोठी किसका था? चार्ल्स मासेक। इस पर भी हमला किया गया था संथाल विद्रोहियों के द्वारा। चार्ल्स मासेक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मासेक की कादम्बरी में स्थित नील कोठी पर भी हमला हुआ था। चार्ल्स मासेक। अंग्रेजों ने चांद व भैरव की बढ़ैत में गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, चांद भैरव जो थे इस विद्रोह को चलाने वाले जो थे, चांद भैरव जो शुरू किए थे ये सब, तो अंग्रेजों ने चांद और भैरव की बढ़ैत में, कहाँ पर? बढ़ैत में गोली मारकर हत्या की थी। जगह का नाम याद रखना है। चांद और भैरव की हत्या गोली मारकर अंग्रेजों ने कहाँ की थी? बढ़ैत में। बढ़ैत में चांद और भैरव की गोली मारकर हत्या की गई थी। दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। चांद भैरव को बढ़ैत में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। चांद भैरव को बढ़ैत में, ठीक है, चांद भैरव को बढ़ैत में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर दिया गया। दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सज़ा दे दी गई। सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया था 1855 में। सिद्धू मुर्मू को 1855 में गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दिया गया। भागलपुर न्यायालय में मुकदमा उस पर चल रहा था, चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को फांसी दिया गया। याद रखना है कि 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को फांसी दे दी गई। 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को फांसी दे दी गई। सिद्धू मुर्मू की गिरफ्तारी मेजर क्या है? सिद्धू मुर्मू की गिरफ्तारी मेजर सकरका द्वारा मुनिया मांझी से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर किया गया। तो समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, कि सिद्धू मुर्मू का जो गिरफ्तारी जो था वो मुनिया मांझी से गुप्त प्राप्त सूचना के आधार पर मेजर सकरका द्वारा किया गया। तो सिद्धू मुर्मू का गिरफ्तारी जो था वो मुनिया मांझी के द्वारा सूचना प्रदान किया गया था, गुप्त सूचना प्रदान किया गया था मेजर सकरका को। तो मेजर सकरका जो थे वो उसको गिरफ्तार कर लिया था सिद्धू मुर्मू को। तो सिद्धू मुर्मू की गिरफ्तारी मेजर सकरका, ठीक है, और इनको फांसी कब दिया गया था? सिद्धू मुर्मू को 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू जी को फांसी दे दी गई थी। तो सिद्धू मुर्मू की गिरफ्तारी मेजर सकरका द्वारा मुनिया मांझी से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये विद्रोह, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अलेक्जेंडर थॉमसन और रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलेक्जेंडर थॉमसन रीड, अलेक्जेंडर हुआ, थॉमसन हो गया, रीड हो गया। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अलेक्जेंडर थॉमसन रीड, नाम याद रखना है। ठीक है ना, बहुत सारा नाम है, कन्फ्यूजन होना है, हमको पता है, लेकिन क्या करना है, कंपटीशन यहीं से कम होगा, कंपटीशन यहीं से बढ़ेगा। ये सब लोग जिसको चाह छोड़ें तो वो समझिए कि वो कंपटीशन से बाहर, क्योंकि कन्फ्यूजन छोड़ेगा तो कोई नहीं, कन्फ्यूजन के चलते मतलब उसको ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ देगा, ये होगा, पढ़ेगा जरूर लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ेगा, और यही चीज़ से क्वेश्चन पूछ देगा तो लोग अंदर आएंगे कंपटीशन के बाहर जाएंगे, डिसाइड यहीं से हो जाता है। ठीक है ना, तो इस विद्रोह के दबाने में अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। देखिए, मार्टिलो टावर का निर्माण किसने कराया? अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से खुद को बचाने के लिए। कहाँ पर? पाकुड़ में, याद रहेगा। तो मार्टिलो टावर बनाया गया पाकुड़ में अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए। मार्टिलो टावर पाकुड़ में, मार्टिलो टावर पाकुड़ में, मार्टिलो टावर पाकुड़ में, मार्टिलो टावर पाकुड़ में, मार्टिलो टावर पाकुड़ में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संथाल विद्रोहियों के द्वारा संथाल विद्रोह के समय, ताकि अंग्रेजों विद्रोहियों से बचा जा सके। ठीक है, तो संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेजों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। ठीक है, तो संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी, ठीक है, पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से संथाल विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी ने इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। संथाल परगना जिला का प्रथम क्या है? जिलाधीश लिख दिए, जिलाधीश। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन। बहुत सारा नाम आ गया है संथाल विद्रोह में, बहुत सारा नाम, रिवीजन के बिना इसका कोई उपाय नहीं है। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन। ठीक है, प्रथम जिलाधीश कौन थे? एस्ली एडेन। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन। जिलाधीश संथाल परगना जिला का पहला जिलाधीश कौन थे? एस्ली एडेन। ठीक है, एस्ली एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिने कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया। ठीक है, तो एस्ली एडेन के रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37, 1855 का एक्ट 37, एक्ट याद रखना है। ठीक है, ईयर भी याद रखना है, 1855। तो एस्ली एडेन के रिपोर्ट के आधार पर, किसके रिपोर्ट के आधार पर? एस्ली। तो एलिस एडेन के रिपोर्ट के आधार पर 1800 एस्ली बोल रहे थे, एलिस है, एस्ली यहाँ नाम था, वही रिपीट हो गया। तो ये एस्ली जो था वो संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश जो थे वो एस्ली एडेन थे, वो अलग है। ये एलिस है, वो नाम अलग है, ये गलती से बोल दिए थे एस्ली। तो एलिस एडेन के रिपोर्ट के आधार पर, एलिस के रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिने कोह का नाम को परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर, एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, एलिस एडम्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या था ऊपर में? जिलाधीश कौन थी? एस्ली एडेन। ये है एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिने कोह का नाम को परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया। 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नई पुलिस कानून व्यवस्था
की गई। 1856 में संथाल परगना में, ठीक है, 1855 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नाम की एक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नई पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल अपना नाम पर ही एक रूल निकाला। जॉर्ज यूल ने यूल रूल नामक एक नई पुलिस कानून की व्यवस्था शुरू की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।